शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की। हम पीआईबी वाले हिस्से के साथ में पीआईबी की पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं इंडिया के कोल प्रोडक्शन ग्रोथ को लेकर के। एक तरफ तो हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आगे बढ़ने की बात करते हैं और वहीं आप देखोगे हमारा जो कोल का प्रोडक्शन है उसमें 16% की आपने ग्रोथ करे हैं। जब आप कोयले की प्रोडक्शन में वृद्धि कर रहे हैं इसका मतलब ये हो गया है कि कोयले का आप इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। ठीक है। खैर फिर भी भारत की बिजली की डिमांड को पूरा करने के लिए भी कोयला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोयले की यदि हमारे यहाँ पर मात्रा कम हो जाती है तो हमारे यहाँ पर बिजली प्रभावित हो जाती है। फिर भारत को बाहर से कोयला खरीदना पड़ेगा, तब जाकर के हम बिजली पैदा कर पाएंगे। इसलिए हमेशा गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे यहाँ पर कोयला सरप्लस बना रहे या फिर कंटिन्यू इसमें वृद्धि होती रहे। तो 16% की ग्रोथ हमको देखने को मिली है कोल प्रोडक्शन में। अब बढ़कर के ये हो गया है 698.25 मिलियन टन। टाइम पीरियड है अप्रैल 2022 से लेकर के जनवरी 2023 तक का ये टाइम पीरियड है। वहीं यदि हम बात कर लें कैप्टिव या फिर कमेरिकल्स जो माइंस होती हैं उनका प्रोडक्शन में भी हमको 30% की वृद्धि देखने को मिली है। कोल मिनिस्ट्री का उद्देश्य है 1.31 बिलियन टन प्रोडक्शन बाई फिजिकल 2025। 2025 तक कोल मिनिस्ट्री चाहती है कि 1.31 बिलियन कोयले का उत्पादन हम करें। इंडिया का जो डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन है उसमें काफ़ी हमें इम्प्रेसिव ग्रोथ देखने को मिली है पिछले यदि कुछ सालों की तुलना करें तो। कोयले का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया है। पहले था 730.87 मिलियन टन 2019-20 में। 21-22 में 778.19 मीट्रिक टन हो गया, मिलियन टन हो गया। मतलब 6.47% की हमको यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली थी। तो जो कोल का प्रोडक्शन है उसमें हमें राइजिंग देखने को मिल रहा है, राइजिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। आगे चलकर इसने और भी ज़्यादा पेस पकड़ लिया है करंट फिजिकल फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की यदि हम बात कर लें तो। और कंट्री का जो टोटल प्रोडक्शन है वो रिकॉर्ड किया गया है एक इम्प्रेसिव ग्रोथ। 16% से भी ज़्यादा प्रोडक्शन में वृद्धि देखने को मिली है। अभी 698.25 मिलियन टन था कब? अप्रैल 2022। जनवरी 2023 से यदि आप तुलना कर पहले था 601 और जो कि बढ़कर के हो गया 698 मिलियन टन। इस पीरियड में क्या होता है, कोल इंडिया लिमिटेड इसका खुद का जो प्रोडक्शन रहा है इसमें 15% की वृद्धि हुई है। मतलब 478 से 550 मिलियन टन। तो हम देख रहे हैं डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन में हमें इंक्रीज देखने को मिल रही है, वृद्धि देखने को मिल रही है। कोयले का यदि प्रोडक्शन हमारे देश में बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम बड़ी मात्रा में बाहर से कोयला नहीं खरीदेंगे। ठीक है। हमारे देश में कोयले की डिमांड बढ़ते जा रही है, कंटिन्यूस राइज इन पावर कंजप्शन। क्यों? क्योंकि बिजली की खपत बढ़ते जा रही है। आगे बात करी जाती कोल मिनिस्ट्री ने क्या टारगेट निर्धारित किया है। कोल मिनिस्ट्री का कहना है कि 1.31 बिलियन टन 2025 तक हमें फाइनेंशियल ईयर 25 तक लक्ष्य हासिल करना है और 1.5 बिलियन टन फाइनेंशियल ईयर 30 तक 2030 तक हमें ये टारगेट अचीव करना है। इसके बाद केंद्र सरकार की जो मिनिस्ट्री है कोयला मिनिस्ट्री वो इंगेज है कंटिन्यू स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी के साथ में। ठीक है। बोथ फॉर स्टार्टिंग न्यू कोल्स माइन चाहती है मिनिस्ट्री की ज़्यादा से ज़्यादा जो है कोल माइंस हमारे देश में खोली जाएं। आल्सो फॉर इंक्रीजिंग कोल प्रोडक्शन इन करेंटली ऑपरेशनल माइंस। इसके साथ साथ में करेंटली जो माइंस काम कर रही हैं उनके प्रोडक्शन को कैसे करके हम बढ़ा सकते हैं, दो बातों पर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। इसके बाद वाली सेकंड न्यूज़ हम देखने वाले हैं इरेडा से रिलेटेड। ठीक है। इरेडा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, ये यहाँ पर इसका फुल फॉर्म लिखा है देखिए।
इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। तो और इसके नीचे क्या लिखा है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस। इसका मतलब ये है ये एक सरकारी कंपनी है, सरकार के अंडर में काम करती। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है ये भी हम देख लेते हैं। तो सरकार चाहती है कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जो लोग काम करना चाहते हैं, जैसे कि मैं रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहता हूँ, मुझे पवन ऊर्जा संबंधित एक प्लांट लगाना है, ठीक है, प्रोजेक्ट तैयार करना है। अब इसके लिए मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो सरकार चाहती है कि जो लोग रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको लोन के लिए दिक्कत नहीं जाना चाहिए। इसके लिए सरकार ने अलग से व्यवस्था करी है, एक संस्था बनाई थी जिसका नाम है इरेडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। तो ये एजेंसी यही काम करती है, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको लोन मुहैया कराती है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, शॉर्टकट में इसको इरेडा कहते हैं। ये एक मिनीरत्न कंपनी है, कैटेगरी फर्स्ट में इसको रखा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस के अंतर्गत, और ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, शॉर्टकट में कहें तो MNRE के अंडर में ये काम करती है। इरेडा एक पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में 1987 में, ठीक है। ये इंगेज थी किसमें, प्रमोट करना, बढ़ावा देना, डेवलप करना, एक्सटेंड करना फाइनेंशियल असिस्टेंट, मतलब रुपए, पैसा, लोन, ताकि कोई भी व्यक्ति सेटअप कर सके ऐसे प्रोजेक्ट को जो कि रिलेट करते हैं न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को लेकर के, या फिर एनर्जी एफिशिएंसी को वो बढ़ावा दे रहे हैं, एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी में कंजर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है। और इसका जो मोटो है वो क्या है, एनर्जी फॉर एवर। लोन पोर्टफोलियो को आप देख लीजिए कि अभी तक इसने कितना कितना पैसा बांटा और किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पैसा इसने दिया है। देख रहे हैं आप, सोलर एनर्जी के सेक्टर में 25.6%, मतलब सबसे ज़्यादा जो लोन है वो सोलर एनर्जी के सेक्टर में दिया गया है। फिर आ जाता है वाइंड एनर्जी, इससे भी ज़्यादा है लिटी टू स्टेट यूटिलिटीज़, ठीक है। स्टेट यूटिलिटीज़ से रिलेटेड भी यहाँ पर जो खर्चा है काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 28% हिस्सा है, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा यही हो गया अपना। फिर सोलर एनर्जी आ जाता है, ठीक है। फिर वाइंड एनर्जी हो गया हमारा, और इसमें भी आप देखेंगे स्मॉल हाइड्रो में 14% का हिस्सेदारी हमको देखने को मिल रही है। ये कलर जितने भी दिखाए गए हैं उनकी में बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा आपने वाइंड एनर्जी में 19% लोन दिया है, सोलर एनर्जी में 25%, स्मॉल हाइड्रो में 14%, शॉर्ट टर्म लोन है 1.5%, और शॉर्ट टर्म है 1.5%। अदर में देखा जाए तो MFG, WDE, EEC में 6.5%, बायोमास और कोगेन में है 4.5%, लोन फैसिलिटी टू स्टेट यूटिलिटीज़, ठीक है। स्टेट की जो कंपनीज़ हैं वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा पैसा इसके द्वारा प्रोवाइड किया गया है। अब हम आते हैं न्यूज़ की तरफ और न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अब सरकारी ये जो संस्था है, सरकारी कंपनी है इरेडा, ये प्लानिंग कर रही है कि अब हम रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के ऊपर जो पैसा दे रहे हैं अब वो हम फॉरेन करेंसी में देना चालू कर देंगे। इरेडा प्लानिंग कर रहा है कि वो इस्टेब्लिश करे एक ऑफिस गुजरात के गिफ्ट सिटी में, गुजरात की गिफ्ट सिटी, कहाँ पर, गुजरात के गिफ्ट सिटी में, ताकि फाइनेंस किया जा सके रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को फॉरेन करेंसी में। तो जो ऑफिस रहेगा गिफ्ट सिटी में, कहाँ पर, गांधीनगर में, विल बी क्लासिफाइड एज ओवरसीज ऑफिस, इसको आप विदेशी ऑफिस समझ लीजिए, जो कि अलाउ करता है इरेडा को टू अवॉइड फॉरेन एक्सचेंज हेजिंग कॉस्ट, ठीक है। मतलब कि यदि आप बाहर की कंपनी है, ठीक है, डॉलर में ही इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं,
तो आपको बाहर से जो लोन मिलना चाहिए था वो महंगा पड़ रहा है, तो सरकार चाहती कि वो यहीं के यहीं आप ले लीजिए, आपको सही रेट में पड़ जाएगा। तो रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का क्या कहना है, देखिए, क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट को हम क्या काम करना चाहते हैं, स्केल अप करना चाहते हैं, बढ़ावा देना चाहते हैं इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में। कहाँ पर? जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ है वहाँ पर। और भी कुछ देश हो सकते हैं। अंडर द एजिस ऑफ G20 इवेंट एट द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी 23 फरवरी, तो ऐसी बात यहाँ पर उठाई गई थी। इसके बाद हम सीधे चलते हैं द हिंदू की तरफ और देख लेते हैं पहली खबर को। तो पहली खबर जो आई है सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई से रिलेटेड है। देखिए, महिलाओं में, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई एक वयस्क या फिर किशोरी लड़की हो, ठीक है, मासिक धर्म होता है उस टाइम में उनको काफ़ी तकलीफ होती है। तो लोगों का मानना था कि देखिए, मासिक धर्म के दौरान उनको 2-3 दिन की छुट्टी दे दी जानी चाहिए, ठीक है, ताकि वो आराम से रह सकें। ये याचिका दायर करी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी अब क्या काम कर दिया है, ये जो गेंद है, गेंद को केंद्र सरकार की झोली में डाल दिया। वो केंद्र सरकार जैसा चाहे वैसा करे। तो ये केंद्र सरकार के ऊपर है, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। और मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी, मासिक धर्म की जो लीव पॉलिसी है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दिया है। पिटिशनर को कहाँ जाना पड़ेगा? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जाना पड़ेगा, ठीक है, यदि अपना ये चीज़ को मनवाना है तो। सेज बेंच विच आल्सो फ्लैग्ड द कंसर्न, ठीक है, ये जो बेंच थी जिसमें 3 लोग बैठे थे, उन्होंने कुछ चिंता जाहिर करी थी। इस प्रकार की यदि लीव दी जाती है तो ये डिसेंटिव का काम करेगी ऐसे लोगों के लिए जो कि महिलाओं को काम में रखना चाहते हैं, मतलब उनका नुकसान होगा। जैसे कि मैं कोई कंपनी चला रहा हूँ और मैं यदि किसी महिला को मासिक धर्म की छुट्टी देता हूँ, बेंच पर लीव देता हूँ, तो इसमें तो मेरा नुकसान ही है, ठीक है। तो एक तो वो काम में भी नहीं आएगी महिला, दूसरा मुझे जेब से अपना पैसा भी देना पड़ेगा, इस प्रकार से उनका नुकसान होने वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना, देखो, यहाँ पर हमें अलग अलग डायमेंशन देखने को मिलता है इस इशू को लेकर के। इसीलिए हम क्या काम कर दे रहे हैं, हम सीधे सीधे पॉलिसी मेकर के ऊपर इसको छोड़ दे रहे हैं। लेट देम फर्स्ट फॉर्मुलेट ए पॉलिसी, इसलिए हम कहते हैं कि सबसे पहले उनको पॉलिसी बनाने दो, वी विल कंसिडर इट देन, और जब वो पॉलिसी बना लेंगे उसके बाद हम विचार करने वाले, ऐसा कहना है DY चंद्रचूड़ का, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो देखिए, दिल्ली निवासी शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की ओर से ये जनहित याचिका दायर करी गई थी। याचिका में मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की धारा 14 के अनुपालन के लिए सेंट्रल और सभी राज्य सरकारों को निर्देश देने की डिमांड करी गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है कि ये देखिए, ये नीतिगत मामला है, मतलब कोई भी कंपनी के मालिक मासिक धर्म के दौरान पेड लीव देंगे या नहीं देंगे, यदि हम उनको बाध्य करते हैं तो ये उन्हें महिलाओं को काम पर रखने से हतोत्साहित करता है। इसका मतलब ये है, अब तो आने वाले टाइम में कंपनी कहेगी हम महिलाओं को काम में नहीं रखते, हम पुरुषों को ही रखेंगे, क्योंकि ये तो हर महीने में छुट्टी मारेंगे। साथ ही ये स्पष्ट रूप से एक नीतिगत मामला है, इसलिए हम इसे नहीं निपट रहे हैं, ऐसा कहना था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। तो ऐसे कौन कौन से देश हैं जहाँ पर पीरियड्स के दौरान छुट्टी मिलती है, ठीक है? यूनाइटेड किंगडम, वेल्स, जापान, ताइवान, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, स्पेन और जाम्बिया जैसे जो देश हैं वहाँ पर पीरियड्स लीव दी जाती है। कहा गया था कि देखिए, पीरियड्स के दौरान महिलाओं और छात्राओं को कई तरह की शारीरिक और मानसिक कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, इसलिए उनको छुट्टी देना चाहिए। और एक रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि बिहार इकलौता राज्य है जहां पर पीरियड्स के दौरान छुट्टी मिलती है।
इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले पेज की तरफ और देख लेते हैं प्रमुख एडिटोरियल्स को। तो जो पहला एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं वो साइबर अटैक के ऊपर है। साइबर अटैक यदि हम नेशनल लेवल पर देखें तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, मेडिकल कॉलेज हैं या फिर कोई इंस्टीट्यूशन है, वहाँ के कंप्यूटर को हैक कर लिया जाता है और उसकी डेटा के साथ में हेर फेर किया जाता है या फिर उसके डेटा को चोरी कर लिया जाता है। इस प्रकार की जो घटनाएं हैं हमारे देश में बढ़ती जा रही हैं, लेकिन क्या इसके लिए हम सॉल्यूशन लेकर के आए हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। पिछले कुछ वीक्स पहले की यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ हाईलाइट हुई थी, ठीक है, कि हमारा जो डिजिटल नेटवर्क बढ़ते जा रहा है इसमें भी कुछ अंडरबेली हैं, इसमें भी कुछ सॉफ्ट अंडरबेली हैं, मतलब कि इसमें भी कुछ कमजोरियां हैं। द फर्स्ट वाज द रैंसमवेयर अटैक। पहला क्या चीज़ हम देख रहे हैं, रैंसमवेयर अटैक देख रहे हैं ऑन द सर्वर ऑफ इंडियाज प्रीमियम इंस्टीट्यूट। इंडिया के जो प्रीमियम लिस्ट में शामिल संस्थाएं हैं वहां पर हम देख रहे हैं साइबर हमले हो रहे हैं। द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, पहला हमला यहाँ पर किया गया। लगभग 40 मिलियन जो हेल्थ रिकॉर्ड है ना वो गड़बड़ हो गए और लगभग हमें 2 सप्ताह से भी ज़्यादा लग गया था फॉर द सिस्टम टू बी ब्रॉट ऑनलाइन, ठीक है, और सिस्टम को ऑनलाइन लाने में हमें 2 से ज़्यादा सप्ताह का टाइम लग गया था। इसके बाद हम क्या बोलते हैं, रैंसमवेयर गैंग, ब्लैक कैट, ठीक है, ब्रीच द पेरेंट कंपनी ऑफ सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दूसरा अटैक कहाँ पर हो जाता है, सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड में हो जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एम्यूनेशन एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरर का काम करती है। एंड एक्सट्रैक्टेड ओवर 2 टेराबाइट डाटा, और यहाँ से 2 टेराबाइट डाटा की चोरी हो जाती है। मतलब कि आप ये देख रहे हो कि जो कमजोरी है वो कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अगले पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है। तो जो रैंसमवेयर होते हैं वो इमर्ज होके आए हैं एज ए मोस्ट प्रीडोमिनेंट ऑफ मैलासियस साइबर अटैक, ठीक है। साइबर अटैक जो सबसे ज़्यादा हो रहा है वो रैंसमवेयर के माध्यम से हो रहा है। हियर द परपिट्रेटर्स डिमांड हैप्टी पेमेंट। इसमें क्या होता है, जो चोर रहता है वो आपसे पेमेंट करने के लिए बोलता है, ठीक है, फॉर द रिलीज ऑफ विथहेल्ड डाटा। कहेगा आप इतने रुपया दो तब जाकर के हम आपके डेटा को वापस करेंगे। डाटा से हमें ये भी पता चलता है कि 75% से भी ज़्यादा जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैं इन्होंने फेस किया है इस प्रकार के अटैक को, विथ ईच ब्रीच कॉस्टिंग एन एवरेज ऑफ 35 करोड़ ऑफ डैमेज। यहाँ से ये पता हमें लगा है कि लगभग 35 करोड़ रुपया का डैमेज अभी तक देखने को मिला है। इसके साथ साथ में कुछ मालवेयर ऐसे भी हैं जो कि इन्फेक्ट कर सकते हैं ऑल काइंड ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। पूरे जितने भी प्रकार के कंप्यूटर सिस्टम हैं उसको ये प्रभावित कर सकते हैं। विद द लाइंस बिटवीन फिजिकल एंड डिजिटल रिम्स ब्लरिंग रैपिडली, every critical infrastructure from transportation, power, banking system would become extremely vulnerable to the assault from hostile state and non-state actor। तो आप देख रहे हैं चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, पावर सेक्टर हो, बैंकिंग हो, सारे के सारे डिजिटल दुनिया से जुड़ते जा रहे हैं और जैसे जैसे डिजिटल होते जा रहे हैं वैसे वैसे इनकी जो सिक्योरिटी है और सेफ्टी वो खतरे में जाते जा रही है। साइबर कैपेबिलिटीज़, ठीक है, हम साइबर कैपेबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं। साइबर जो कैपेबिलिटी होती है ये प्ले करती है एक महत्वपूर्ण रोल एज सीन इन द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन। ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यूक्रेन में, जहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वार हेड में होता है, ठीक है, मतलब युद्ध में जो चीज़ें हैं उसमें भी आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें लगा दे रहे हैं। राडार, कम्युनिकेशन डिवाइसेस have reportedly been rendered ineffective using hacking and GPS jamming। अब आप देख रहे हैं यदि इनको आप हैक कर दोगे, जीपीएस को जाम कर दोगे तो ये आपकी जो वारहेड है ये काम ही नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कितना इम्पोर्टेंट आज के टाइम में ये हैकिंग सिस्टम हो गया है। विथ साइबर थ्रेट्स कैपेबल ऑफ अंडरमाइनिंग आवर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर,
आप देख रहे हैं आपका जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडस्ट्री है, सिक्योरिटी है, ये सब खत्म हो जाएगा यदि आप साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी एक कंप्रहेंसिव तरीके से नहीं लाते हैं। तो आज के आवर की, आज के टाइम पीरियड की यही डिमांड है। 2022 में क्या होता है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, शॉर्टकट में CERT बोलते हैं। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT इन 2022 ने क्या काम करी थी, जो कि इंडिया की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है, इसने इंट्रोड्यूस करी थी सेट ऑफ गाइडलाइन। इसने कुछ गाइडलाइन बनाई थी फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू कंप्लाई विथ व्हेन कनेक्टेड टू डिजिटल रीन। यदि आप डिजिटल दुनिया से जुड़ रहे हैं तो कोई भी कंपनी के लिए कौन कौन सी चीज़ें का अनुपालन करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इसमें इंक्लूड है मैंडेटरी ऑब्लिगेशन टू रिपोर्ट साइबर अटैक इंसिडेंट। जब भी मेरी कंपनी के ऊपर साइबर अटैक होगा तो मुझे सबसे पहले सूचना देना पड़ेगा। किसको? CERT को देना पड़ेगा। विद इन आवर्स ऑफ आइडेंटिफाइंग दैम, ठीक है, 1 घंटे के भीतर ही आप ये सूचना दे दीजिए। अब क्या हो गया, डेजिग्नेटिंग ए पॉइंट्स पर्सन विद डोमेन नॉलेज टू इंटरेक्ट विद CERT इन। एक व्यक्ति आप बैठा रही है जो कि इंटरेक्ट करेगा किसके साथ में? CERT इन के साथ में बातचीत करेगा। इंडिया का जो ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल प्रोटेक्शन बिल 2022 है, इसको हम लेकर के आए थे। इसने पेनाल्टी रखी है 500 करोड़ रुपया की, यदि कहीं भी किसी प्रकार का डेटा ब्रीचेस होता है, तो डेटा चोरी होती है। रिसेंटली यदि हम देखें, इंडिया की जो आर्म्ड फोर्सेस है उन्होंने क्रिएट किया है एक डिफेंस साइबर एजेंसी, जो कि कैपेबल है ऑफेंसिव और डिफेंसिव मैन्यूवर से। ऑल इंडियन स्टेट हैव देयर ओन साइबर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। फिर भी बताया जा रहा है ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशन हैं इनके पास में टूल्स की कमी है, ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं साइबर अटैक को, लेट अलोन प्रिवेंट देम। इसके साथ साथ में इंडिया फेस करता है एक्यूट स्कैरसिटी ऑफ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल। भारत में साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल की कमी है, ठीक है। इंडिया के बारे में अनुमान लगाया जा रहा है, इंडिया इज़ प्रोजेक्टेड टू हैव ए टोटल वर्कफोर्स ऑफ अराउंड 3 लाख पीपल इन दिस सेक्टर। कितने लोग इस सेक्टर में काम कर रहे हैं? 3 लाख लोग। कॉन्ट्रास्ट टू द 1.2 मिलियन पीपल इन द यूनाइटेड स्टेट, और यूनाइटेड स्टेट्स से तुलना करी जाती है। आगे आप देख रहे हैं भारत की जो ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनियां हैं, वो प्राइवेट सेक्टर वाली हैं, सरकारी कंपनी बहुत कम बची हैं, और उनका जो पार्टिसिपेशंस है वो काफ़ी लिमिटेड माना जाता है इंडिया की साइबर सिक्योरिटी स्ट्रक्चर के मामले में। हम ये एडवाइस देते हैं कि आप जो है डिजिटल जिनेवा कन्वेंशन की तरफ देखिए, जहाँ पर 30 जो ग्लोबल कंपनीज हैं इन्होंने साइन किया था एक डिक्लेरेशन, ताकि प्रोटेक्ट कर सकें यूज़र्स को, कस्टमर्स को फ्रॉम साइबर ब्रीचेस एंड कोलेबरेट विथ लाइक माइंडेड इंटर गवर्नमेंटल एंड स्टेट फ्रेमवर्क। तो जो इतना अच्छा कदम यहाँ पर उठाया गया इंटरनेशनल लेवल पर, वैसा ही काम अब जो है इंडिया की कंपनीज को भी करना चाहिए। हम देख रहे हैं कि 5G आने वाला है, ठीक है, धीरे धीरे आप देखेंगे 5G फ़ोन आप चलाना चालू कर देंगे। एंड द अराइवल ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग अब एंटर करने लगा हमारी दुनिया में। तो जो पोटेंसी है मैलिशियस सॉफ्टवेयर की, साइबर हमले की जो पोटेंशियल है, अब वो कईयों गुना बढ़ जाएगी। एंड एवेन्यूज़ फॉर डिजिटल सिक्योरिटी ब्रीचेस वुड ओनली इंक्रीज। तो ये साइबर अटैक बिल्कुल जाहिर सी बात है बढ़ने वाला है। इंडिया की जो साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है वुड डू वेल नॉट टू ओवरलुक दीज एक्चुअलिटीज़ एंड ट्रेंड। तो इंडिया की जो स्ट्रेटजी है वो इन सब बातों को ध्यान में रखे, तब जाकर के हम किसी प्रकार की पॉलिसी का निर्माण करना चाहिए। तो हमारी जो मोस्ट जो साइबर अटैक होते हैं ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम बियॉन्ड आवर बॉर्डर। भारत से नहीं, भारत के बाहर से हो जा रहे हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन वुड बी क्रिटिकल टू कीप आवर डिजिटल स्पेस सिक्योर। इसलिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत है। It would also be cause which would find resonance abroad।
दिस ईयर की यदि हम बात करें, साइबर क्राइम जो एक्सेप्टेड किया जा रहा है टू काज डैमेज वर्थ एन एस्टिमेट ऑफ 8 ट्रिलियन वर्ल्ड वाइड। इसी साल नुकसान जो होने वाला है वो $8 ट्रिलियन वर्ल्ड वाइड होने वाला है। इंडिया ने ऑलरेडी साइन कर चुका है साइबर सिक्योरिटी ट्रीटीज़, जहां पर कंट्रीज जिसमें इंक्लूड है अमेरिका, रसिया, यूनाइटेड किंगडम, साउथ कोरिया और यूरोपियन यूनियन, ये सारे लोग इसमें शामिल हैं। यहाँ तक कि जो मल्टीनेशनल फ्रेमवर्क है जैसे कि क्वाड, इसके साथ साथ में I2U2, मतलब इंडिया इसका भी मेंबर है। देयर आर एफर्ट टू इन्हेंस कॉपरेशन इन साइबर इंसिडेंट्स रिव्यूज, मतलब यहाँ पर काफ़ी कुछ एफर्ट लगाए जा रहे हैं ताकि हम जो है कॉपरेशन बढ़ा सकें साइबर के इंसिडेंट को रोकने के लिए। पिछले कुछ साल में हम देख रहे हैं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इस्टेब्लिश करी है 2 प्रोसेस को ऑन द इशू ऑफ सिक्योरिटी इन द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के मामले में यहाँ पर हमें दो कहना चाहिए प्रोसेस स्थापित करी गई हैं। एक नंबर ये है ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप है, इसमें शामिल है पूरा UN की मेंबरशिप, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था एक रिजोल्यूशन के माध्यम से रसिया के द्वारा। दूसरे नंबर का जो रिजोल्यूशन लेकर के आया था वो अमेरिका था, ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ग्रुप ऑफ गवर्नमेंटल एक्सपर्ट, जिसको GGE कहा जाता है। इसमें 25 कंट्रीज शामिल हो जाती हैं, बड़े बड़े क्षेत्रों से ये आती हैं। एक बात यहाँ पर और ये देखना है कि जो 2 परमानेंट मेंबर है ना, जैसे भारत कई बार क्या काम करता है, इंटरनेट को लेकर कि कई जगह पे हम देखते हैं जहाँ पर 4G चल रहा है वहाँ पर 2G चला रहा है, या फिर कहीं पर कई टाइम पीरियड तक नेट को बंद करके रख देते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर का यहाँ पर एग्जांपल हम ले सकते हैं। तो इस मामले में बाकी की जो कंट्रीज़ हैं ना उनके मत अलग हैं। यहाँ पर वो 2 जो परमानेंट मेंबर हैं ना उनके मत यहाँ पर अलग हो जाते हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड यहाँ पर हमको आम सहमति देखने को मिल ही जाती है। दूसरे नंबर की बात यह है, अभी आप देख रहे हैं ना हमारे पास एक मौका है, हमारे पास मौका है कि अभी G20 का समिट चल रहा